हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग एक बार फिर उद्योग एवं समाज अर्थात इंडस्ट्री एंड सोसाइटी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। और ऑलरेडी हम लोग इस टॉपिक पे 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज ये लास्ट लेक्चर और थर्ड लेक्चर है, जिसमें कि कुछ और भी जो पॉइंट्स हैं उद्योग एवं समाज से संबंधित, जैसे कि जो लिबरल इकोनॉमी है वो क्या होती है, या कैपिटलिज्म क्या रहा, कैसे भारत में इसका क्या प्रभाव दिखा, तो ये सारी चीज़ों को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप लोग पहला टॉपिक ही देख रहे हैं, बाजार अर्थात स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, या इसे फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, और उदारीकरण अर्थात लिबरलाइजेशन। तो इसमें हम लोग पहला जो पॉइंट है वो देखेंगे, बाजार स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, या इसे निर्बंध या निर्बाध भी बोल सकते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आप लोग टर्म जरूर याद रखिएगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर इसे कैपिटलिज्म भी कहते हैं। आखिर में इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रकाशन के साथ पूंजीवाद अथवा अहस्तक्षेपवादी पूंजीवाद की विचारधारा का उद्गम होता है। तो 1776 में एडम स्मिथ, आप सभी को पता है, ये इनकी यही बुक बार बार पूछी जाती है। और ये पूरा बुक का नाम नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे पूरी बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एग्जाम्स में बुक के रूप में पूछा जाता है वो पूछा जाता है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस जो है वो किसकी बुक है? एडम स्मिथ की है। के प्रकाशन के साथ ही पूंजीवाद अथवा अहस्तक्षेप, यानी हस्तक्षेप हमें नहीं करना चाहिए, ऐसी पूंजीवाद की विचारधारा का उद्गम होता है। तो इस बुक में इन्होंने ऐसी कुछ बातें लिखी हैं, ऐसे अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि रियल में जो एक हमें अर्थव्यवस्था दिख रही है वो कैसी होनी चाहिए, जिससे कि देश का विकास सही से हो सके। सॉरी। निर्बंध पूंजीवाद में बाजार शक्तियां एवं कीमत संयंत्र को ही निर्देश का स्वतंत्र कार्यभार सौंपा गया तथा किसी भी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप को अनुचित बतलाया गया। तो ये इनकी विचारधारा से निकला कि जो एक कैपिटलिज्म हमको दिख रहा था या फ्री मार्केट इकोनॉमी दिख रही थी, ये जो है वो बाजार शक्तियाँ और कीमत संयंत्र को निर्देश करने के लिए स्वतंत्र थी, या उनको ये स्वतंत्रता से ये काम सौंपा गया कि आप लोग कीमत खुद डिसाइड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप इसमें नहीं होना चाहिए। एडम स्मिथ ने सरकारी क्रियाकलापों को केवल देश की सीमा सुरक्षा, पुलिस, न्याय आदि तक ही सीमित करने की वकालत की है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि एडम स्मिथ ने जो सरकारी क्रियाकलाप है या सरकारी हस्तक्षेप है वो किस किस फील्ड में होना चाहिए, तो उन्होंने माना कि जो ऐसी देश की सीमा सुरक्षा की बात है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, ऐसी जो एजेंसीज हैं, इसमें सरकारी क्रियाकलापों का हस्तक्षेप होना चाहिए। ओके। निर्बंध पूंजीवाद की विशेषताएं कौन सी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है कि कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं, अर्थात अहस्तक्षेप की नीति होती है। ओके। व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार होता है, व्यक्तिगत लाभ एवं हित की भावना सर्वोपरि होती है। यानी ये चीज़ जो भी हम निर्बंध, अगर पूंजीवाद की बात करें या फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करें, तो इसमें जो इंडिविजुअल होता है उस पर ज़्यादा फोकस होता है। व्यावसायिक स्वतंत्रता होती है, यानी हर किसी को कुछ भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, उसमें किसी को बाध्य नहीं किया जाता है कि नहीं आप ये व्यवसाय नहीं कर सकते हैं या सिर्फ यही कर सकते हैं। स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, तो एक फ्री एकदम ओपन कंपटीशन होता है, इसमें कोई कहीं से किसी के लिए रोक टोक का माध्यम नहीं बनता है। कीमत संयंत्र का स्वतः संचालन होता है और उपभोक्ता की
यानी जो लोग उपभोग कर रहे हैं उनकी प्रभुसत्ता होती है, उनकी मर्जी है, वो क्या खरीदना चाहते हैं, क्या नहीं खरीदना चाहते हैं, कितना खरीदना चाहते हैं, कितना नहीं खरीदना चाहते हैं। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे आज के समय में कपड़े जो हैं वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं खरीदे जाते हैं, बल्कि अवसर या ओकेज़न के हिसाब से खरीदे जाते हैं। हमारे घर में कपड़े होते हैं, लेकिन हम ये देख के नहीं कपड़े खरीदते हैं कि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं या नहीं है, हमारी ये ज़रूरत पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। बल्कि कपड़े हम इसलिए खरीदते हैं कि हमने फला जो फेस्टिवल था या त्यौहार था उस पर ये कपड़े पहने थे, तो उसे दोबारा हम नहीं पहन सकते हैं, और हमें दूसरे जो त्यौहार आ रहे हैं या दूसरे कोई शादी विवाह कोई भी ओकेज़न ऐसा है, त्यौहार है, तो उसमें जो है हमें नए कपड़े चाहिए, इसके लिए हम कपड़े खरीदते हैं। तो इस तरीके से उपभोक्ता की प्रभुसत्ता हमें दिखाई देती है। जॉन प्रिवला करके एक हैं विचारक, उनके अनुसार इस आर्थिक प्रणाली में निम्नलिखित 4 मुख्य विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली विशेषता इन्होंने बताया कि उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अधिकार होता है। यह आप लोग ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अधिकार होता है, अर्थात व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार होता है। तो जो अगर हम बात करें फ्री मार्केट इकोनॉमी की, तो इसमें आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से संबंधित, इसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं अदर देन फैक्चुअल। ओके, ये व्यक्तिगत इकाइयां अपनी इच्छानुसार विनिर्माण संबंध स्थापित करती हैं, जिसका आधार पारस्परिक विनिमय समझौता होता है, या फिर दूसरे शब्दों में यदि कहें तो उपभोग क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र परस्पर विनिमय द्वारा संबंध स्थापित होते हैं, जहां भूमि, पूंजी, श्रम, साहस का क्रय विक्रय होता है। विनिमय संबंध का केंद्रीय बिंदु जो है वो कीमत संयंत्र है, यानी कि जो हम प्राइस रखते हैं, किसकी हम कितनी प्राइस रख सकते हैं, तो ये एक सेंटर पॉइंट में है। आप लोग देखेंगे कि जो ब्रांड होते हैं, ब्रांड के नाम पे, जिसको कमोडिटी की बात की है कार्ल मार्क्स ने, तो ब्रांड के नाम पे हम पैसे देने को तैयार होते हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि अगर फला ब्रांड का कपड़ा है या जूते हैं या कुछ भी है, तो उसकी अपनी एक स्टैंडर्ड होता है और उस तरीके से उसकी क्वालिटी होती है, वो लोग मेंटेन करते हैं और उसके उतने पैसे हम देने को तैयार होते हैं, जिसके अनुसार मांग एवं आपूर्ति दो बल स्वतंत्र रूप से क्रिया करते हुए एक ऐसी संतुलन कीमत निर्धारित करते हैं जो उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों को स्वीकार्य होती है। और अगला पॉइंट है कि कीमत संयंत्र के सफल क्रियान्वयन की शर्त है कि कीमत संयंत्र के दोनों घटकों उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को अर्थव्यवस्था एवं बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। अगला पॉइंट है कि स्वतंत्र कार्य करने वाला कीमत संयंत्र उपभोक्ता वरीयता के अनुसार ही साधनों का आवंटन नहीं करता है, बल्कि साथ साथ संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन यानी कि ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी संभव बनाता है। तो आखिर में जो संसाधन हैं उनका किस प्रकार से लोगों में बंटना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये भी दिखता है। आप लोगों को ये दिखेगा कि कुछ कपड़े जो हैं आपको 100 रुपये में भी मिलेंगे, या शर्ट की, सिंपल शर्ट की बात करें या कुर्ती की बात करें, कुछ भी ऐसे कपड़े जो होते हैं, या साड़ी की सिंपल बात करते हैं, तो आप लोगों को कुछ साड़ियाँ 100 रुपये में भी मिलेंगी, कुछ 500 में मिलेगी, कुछ 5,000 में मिलेगी, कुछ 25,000 में और कुछ 1 लाख में भी मिल सकती है। कीमत संयंत्र की इस प्रक्रिया में प्रत्येक आर्थिक इकाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने की चेष्टा करती है, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए, जिसके कारण समुदाय के संसाधनों का कुशलतम आवंटन संभव हो पाता है। इस प्रकार स्वतंत्र कार्य करने वाला कीमत संयंत्र इस प्रणाली में एक इष्टतम फल प्राप्ति का हथियार अर्थात ऑप्टिमम रिटर्न अटेनिंग इंस्ट्रूमेंट
होता है। भाई मान लीजिए कि हमने मेहनत की है और उसके बाद से हमने अगर उसका सही प्राइस नहीं लगाया तो हमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम कितनी अपनी मेहनत लगा रहे हैं, कितना अपना पैसा लगा रहे हैं और उसके हिसाब से हम उसका क्या प्राइस रख रहे हैं वस्तु का, तो उसके हिसाब से ही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, वो उसी पे निर्धारित होता है। ओके। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगी बाजार संरचना वाले आर्थिक प्रणाली में व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्र काम करने वाला कीमत संयंत्र जो होता है वो सम्मिलित होते हैं, जो समुदाय के संसाधनों से इष्टतम फल प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इस आर्थिक प्रणाली में कोई हस्तक्षेप नहीं, अर्थात लेज़र फेयर की नीति का पालन किया जाता है, अर्थात अहस्तक्षेप नीति की, और व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाकलापों या आर्थिक क्रियाओं को इस धारणा के साथ स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि वे पूर्ण प्रतियोगी बाजार संरचना में व्यक्ति विशेष कीमत संयंत्र के साथ अधिकतम संतुष्टि एवं उत्पादन के बिंदु तक स्वतः पहुंच जाएगा। तो कंपटीशन बिल्कुल ओपन होता है, हर कोई फ्री है कि अपने प्रोडक्ट का क्या रेट रखना है वो रख सकता है और उसके हिसाब से वो अपनी प्रॉफिट को जो है वो डिसाइड कर सकता है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था या फिर समाजवाद, कंट्रोल्ड इकोनॉमी और सोशलिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब ओपन मार्केट इकोनॉमी की बात हुई है तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी क्या होती है ये भी जानना जरूरी है। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर सामाजिक स्वामित्व होता है। तो ये हम सभी को पता है कि जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है या समाजवाद का कॉन्सेप्ट है, तो एक समाजवादी समाज जो होता है उसकी हम कल्पना ही यही करते हैं कि हर किसी जो संसाधन होते हैं उन पे हर किसी का समान अधिकार होता है। तो जो समाजवादी आर्थिक प्रणाली होती है उसमें उत्पत्ति के जो साधन होते हैं इन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं या व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर सामाजिक स्वामित्व होता है, अर्थात पूरे समाज का उस पर अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय का न्यायोचित वितरण किया जाता है, जिससे मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं होने पाता है। अब समाजवाद की विशेषताएं क्या हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो स्वामित्व के साधनों पर सामूहिक एवं सामाजिक स्वामित्व होता है, ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी देखते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अति सीमित अधिकार होता है। तो निजी संपत्ति का लगभग ना के बराबर होता भी है तो बहुत ही सीमित होता है। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन एवं वितरण संबंधी क्रियाओं पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे सरकार की भूमिका जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन एवं वितरण दोनों सरकार का अधिकार एवं नियंत्रण होने के कारण पारस्परिक प्रतियोगिता की संभावना नहीं रह जाते हैं। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में धन के वितरण की असमानताएं जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं, अर्थात जब किसी इंडिविजुअल का कंट्रोल ही नहीं रहेगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो धन का वितरण है इसकी जो असमानता हमें दिखाई देती है समाज में कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो ये असमानताएं हम समाजवादी जो आर्थिक प्रणाली है उसमें नहीं देखते हैं। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में आर्थिक क्रियाओं का संचालन करने के लिए एक केंद्रीकृत नियोजन सत्ता गठित की जाती है। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पत्ति के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होने के कारण मानव द्वारा मानव के शोषण की संभावना समाप्त हो जाती है या नगण्य हो जाती है। समाजवाद में सरकार स्वयं अपने अनुभव के आधार पर कीमत का निर्धारण करती है। तो यहाँ पे जो कीमत का निर्धारण होता है वो किसी पर्टिकुलर निजी कंपनी के द्वारा नहीं होता है, बल्कि सरकार के अपने खुद के अनुभव के आधार पे होता है। आर्थिक क्रियाओं के लिए लेखा कीमतों अर्थात अकाउंटिंग प्राइजेस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ओके। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्तराधिकार के नियम की समाप्ति होने के कारण किसी भी व्यक्ति को अनार्जित आय प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि जब अगर हम इंडिविजुअल अगर प्राइवेट कंपनीज की बात करें
तो इसमें हम देखेंगे कि जो बिजनेसमैन हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हीं की जो पीछे की पीढ़ी आती है, जो पीछे की पीढ़ी तो नहीं बोलेंगे, आगे जो उनके बच्चे होते हैं, आगे की पीढ़ी आती रहती है, तो वो उनके उत्तराधिकारी होते हैं। लेकिन समाजवादी आर्थिक प्रणाली में ये नहीं देखने को मिलता है और इसके कारण व्यक्ति को अनार्जित आय, अर्थात जो उन्होंने खुद अर्जित नहीं किया है, वैसी आय प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं होती है। समाजवाद में केंद्रीकृत नियोजन सत्ता समाज में उपलब्ध उत्पत्ति के साधनों का अनुकूलतम प्रयोग, अर्थात ऑप्टिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज करने के लिए एवं अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए नियोजन का सहारा लेती है। भारत में उदारीकृत अर्थव्यवस्था यानी लिबरलाइज्ड इकोनॉमी इन इंडिया की बात हम लोग करते हैं। भारत में आखिर में जो उदारीकरण का माहौल हमें देखने को मिला 1991 में, या वहीं से उसकी शुरुआत मानी जाती है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भारत में उदारीकरण की दृष्टि से आर्थिक सुधारों का प्रारंभ जो है वो 1985 से माना जा सकता है, जब सरकार ने कुछ लाइसेंस नियंत्रणों को हटा लिया था। वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की प्रक्रिया जो है वो नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल में 1991 में प्रारंभ हुई थी। अर्थव्यवस्था में उदारीकरण सरकार के वैचारिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है। उदारीकरण के अंतर्गत नियमों एवं नियंत्रणों, नियंत्रित कीमतों आदि को इस प्रकार उदार बनाने का प्रयत्न किया जाता है ताकि देश आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो उदारीकरण का जो मेन टारगेट होता है वो यही होता है कि किस प्रकार से हम रूल्स बनाएं, किस तरीके से हम कंट्रोल्ड करें और हमारी जो प्राइसेस हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए या उदार बनाया जाए कि देश का जो आर्थिक लक्ष्य है उसको हम ईजिली प्राप्त कर सकें। उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ में देश विशेष के लिए अनेक समस्याओं को जन्म भी दे सकती है, परंतु यदि पूर्ण निष्ठा और तत्परता के साथ उदारीकरण की नीति को लागू किया जाए तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होती है तथा देश प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता है। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र का प्रभुत्व जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। निजीकरण केवल मात्र आय को अधिकतम करने का उद्देश्य ही नहीं लेकर चलता है, वरन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए वातावरण भी निर्मित करना चाहता है। निजीकरण का तात्पर्य यह नहीं है कि सार्वजनिक एकाधिकार को समाप्त करके और निजी लोगों का एकाधिकार स्थापित कर दिया जाए। तो यहाँ पे निजीकरण का मीनिंग हम ये नहीं निकाल सकते हैं कि जो सार्वजनिक हमें एजेंसीज दिखती हैं या जो सार्वजनिक एकाधिकार है उसको हम ख़त्म करके और निजी लोगों का एकाधिकार स्थापित हो जाए, बल्कि यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे, सार्वजनिक उद्यमों में निजी क्षेत्र का अंश बढ़ाया जाए, साथ ही यह प्रक्रिया स्पष्ट, खुली एवं संतुलित होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगे। निजीकरण के अंतर्गत प्राप्त आय का प्रयोग प्रमुखतः बजट के घाटे को पूरा करने की बजाय राष्ट्रीय रिकॉर्डों को चुकाने में किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर ही देश को अधिक लाभ मिल सकेगा। जिस समय निजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार सार्वजनिक उद्योगों के, यहाँ पे कट कर दीजिएगा आप लोग, अंशों है यानी उसके पार्ट्स को बेचती है, उस समय सरकार को ऋणों के लिए जनता के समक्ष नहीं जाना चाहिए, वरना सार्वजनिक अंशों को निजी व्यक्तियों को बेचने का पूरा लाभ जो है वो राष्ट्र को नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ सुझाव भी दिए गए हैं जो कि उदारीकरण में दिया गया था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उदारीकरण और निजीकरण के प्रारंभिक दौर में श्रमिकों की बेरोजगारी की समस्या प्रमुखता से सामने आ सकती है। ऐसी दशा में सरकार को श्रमिकों को नए उद्योगों एवं अवसरों का लाभ उठाने की दृष्टि से प्रशिक्षित करना चाहिए, न कि नौकरी देने के झूठे आश्वासन देने चाहिए। तो ये भी एक स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट को लेना चाहिए। उदारीकरण की प्रक्रिया का पूरा लाभ देश को मिल सके, इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उदारीकरण एवं निजीकरण के लिए देश के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाना चाहिए।
भारत सरकार ने जब उदारीकरण की दिशा में आगे बढ़ने का निश्चय किया तब कई महत्वपूर्ण कदम देश की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उठाए गए थे। इस समय भारत भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति का सामना कर रहा था। भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति ने आर्थिक सुधारों की गति को तेज करने में योगदान दिया है। इसके परिणाम स्वरूप आखिर में क्या क्या हमें परिवर्तन देखने को मिले या प्रभाव देखने को मिले, तो जून 1991 में भारत में रुपए का अवमूल्यन अर्थात डीवैल्यूएशन किया गया और इसे पहले आंशिक और बाद में पूर्ण परिवर्तनशील बना दिया गया। दूसरा पॉइंट है कि आयातों पर अधिक नियंत्रण हटा लिया गया और पूंजीगत सामान पर आयात शुल्क कम कर दिए गए। तो जो दूसरे देशों से सामान हमारे देश में आते थे उन पे जो आयात शुल्क है उसको काफ़ी कम कर दिया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है वो भारत की जो मार्केट थी वहाँ पे आ सके। अनुदानों की कमी की गई तथा ब्याज दरों को घटाया गया। अधिकांश उद्योगों का उत्पादन लाइसेंसों से मुक्त कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के अंश पत्र निजी व्यक्तियों को बेचने का कार्य प्रारंभ हुआ और विदेशी कंपनियों पर लगे नियंत्रणों को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया। यही रीज़न है कि भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां हमें दिखाई देती हैं। इस प्रकार भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का पहला चरण जो है वो 1991 से प्रारंभ हुआ है। उदारीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भारत में विदेशी विनियोगों में वृद्धि हुई है, अर्थात जो दूसरे देश के लोग हैं वह हमारे देश में काफ़ी कंपनीज लगा रहे हैं, काफ़ी कुछ अपना जो एक इंपोर्ट करने की जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमको वृद्धि देखने को मिलती है। बहुत सारे सामान होते हैं जो कि हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं अपने देश में, तो ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज ये इंडस्ट्री एंड सोसाइटी का लास्ट लेक्चर था और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों का जो MPPSC का जो एग्ज़ाम है 4 अगस्त को, उसमें ये जो तीनों टॉपिक थे इससे जो कंटेंट है रिलेटेड वो आप लोगों के एटलीस्ट इस टॉपिक से काफ़ी कुछ हेल्प करेंगे। और ये टॉपिक जो है वो सिर्फ MPPSC के लिए नहीं बल्कि जो भी हायर के जो एग्ज़ाम होते हैं या फिर जो UGC नेट का सिलेबस है उसमें भी ये टॉपिक दिया हुआ है, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है क्योंकि टॉपिक तो सेम है, कंटेंट सेम है, तो वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कि इस परीक्षा के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा लेक्चर आज जो है वो पसंद आया होगा, और यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।